हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिज़ायर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं नए सेशन में। तो यहाँ पे हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो हम यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लायक हो, और यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठा के भी दे सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो है आपके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले से बाहर आए हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका है? तो आपका हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। यह आपका वह तत्व है हाइड्रोजन जो कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पाया, मतलब इसको स्थान नहीं दिया हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन वह तत्व है जो मेंडलीव के आवर्त सारणी में इसको निश्चित स्थान नहीं मतलब दिया गया है। अब मेंडलीव के आवर्त जो इसका जो आवर्त सारणी का जो नियम क्या कहता है, तो तत्वों के जो गुण और परमाणु द्रव्यमान को जो यहाँ पे आवधिक फलन होता है। तो इसको मान जो इसका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के यहाँ पे बाहरी तत्वों में आपके एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस समूह का जो क्षार धातु समूह एक में रखा जाना है, इसलिए इसको आपके मेंडलीव के आवर्त सारणी में इसको जो स्थान नहीं दिया गया। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? तो आरएनए के प्रति, डीएनए के प्रति, डीएनए और आरएनए के प्रति, या एमआरएनए के प्रति। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एमआरएनए के प्रति करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? तो एमआरएनए के प्रति होता है। तो इसको याद रखिए। एमआरएनए का प्रोटीन संश्लेषण में जो मुख्य घटना है एमआरएनए, इसको मैसेंजर रिबोक्लिक एसिड का इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिए। एमआरएनए इसको मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्षार इवेंट के निर्माण होता है इससे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा जो है धातु जो आपके उच्च तापमान आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? तो मिश्र धातु, अर्धचालक, कुचालक या सुचालक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिश्र धातु। याद रखिएगा। तो मिश्र धातुएं जो होते हैं, मिश्र धातुएं ये आपके उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है मिश्रित जो धातुएं होती हैं। तो इसको याद रखें। मिश्रित धातु जो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, क्योंकि मिश्र धातुएं जो कि दो या दो से अधिक धातुओं का एक मिश्रण से बनता है, इसलिए इससे समरूप होती है, इसलिए इससे ये आपका आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो घ्राण सूचक, घ्राण सूचक को घ्राण संकेतक भी कहा जाता है। अम्ल क्षार सूचक, संश्लेषित सूचक या प्राकृतिक सूचक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घ्राण सूचक, इसको घ्राण संकेत भी कहा जाता है। तो इस पदार्थों की गंध एक अम्लीय और आपके क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो इन्हीं को घ्राण संकेतक कहा जाता है। जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इसी कारण इसको घ्राण सूचक भी कहा जाता है, घ्राण संकेतक भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा जो एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? तो फ्लोएम, जाइलम, कोलेनकाइमा, कैम्बियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जाइलम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जाइलम जो है आपके एक साधारण स्थायी उत्तक नहीं है। बाकी जो फ्लोएम, कोलेनकाइमा, कैम्बियम, ये सारे जो उत्तक जो होते हैं आपके सरल स्थायी उत्तक के उदाहरण है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 जगत वर्गीकरण में निम्नलिखित कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो फंगी, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, एनिमिलिया। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो आपका जो फंगी जो है आपका, ये आपके व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 जगत वर्गीकरण में इसको शामिल नहीं किया है। तो फंगी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 20 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पे 50 जूल, 100 जूल, 250 जूल या 500 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो 250 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान जो है 20 दिया गया है इसका, और वेग इसका 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 250 करेक्ट आंसर, मतलब 250 जूल इसका वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त रूप से गिरना किसमें संभव है? वातावरण में, वायु में, समुद्र में या निर्वात में? तो निर्वात करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके मुक्त रूप से किसी वस्तु की गिरना केवल आपके कहाँ पे होता है, कहाँ पे देखने को मिलता है? तो आपके निर्वात में देखने को मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो ये आपका शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए किसी कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की जो दर होती है, इसको मतलब कहने का मतलब है शक्ति को कार्य करने की दर और ऊर्जा के हस्तांतरण की जो दर होती है, इसको हम इससे परिभाषित कर सकते हैं। मतलब शक्ति को कैसे परिभाषित करना है तो हम इसको कर सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक नहीं है? तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश या ऑक्सीजन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर प्रकाश संश्लेषण की यहाँ पे जो होती है तो यहाँ में क्या इम्पोर्टेंट नहीं रखता है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, तो इसको याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के जरूरी नहीं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो 3308, 3380 यहाँ पे, या 3083 या आपके 3830। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3300 जो 3380 सेंटीग्रेड होता है। तो टंगस्टन के जो गलनांक जो क्षमता होती है इतना होता है, इसको याद रखिएगा। तो गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई ठोस द्रव पिघलता है। तो ये आपका टंगस्टन जो एक धातु है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है, ये आपका 3380 सेंटीग्रेड होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो बिजली के जो बल्ब जो तंतु बना होता है, देखे होंगे घर में हम जो 100 वाट का रहता है बिजली, पहले अब तो एलईडी आ गया, पहले उसी को उपयोग किया जाता है स्टार्टिंग में। तो धातु का जो मतलब ये जो 100 वाट का जो बिजली होता है उसमें एक टंगस्टन का एक धातु बना रहता है, तो उसी को बिजली के बल्बों में जो तंतु बनाने के लिए इसको किया जाता है टंगस्टन का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजित होती है तो किसका निर्माण करती है? तो इसमें युग्मनज का निर्माण करती है, कली, बीजाणु या फूल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका युग्मनज का निर्माण करती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजित होती है तो उसका निर्माण आपके युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसको जाइगोट कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, एक नए जीव की इसमें उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो भार, त्वरण, कार्य, संवेग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है, इसको याद रखिएगा। तो बल जो है आपका, जिसमें बल और विस्थापन का गुणनफल यहाँ पे कार्य कहलाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो निम्नलिखित कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन गैस जारी करने के लिए फिर धातु पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिसमें धातु ऑक्साइड बनाने और हाइड्रोजन गैस मुक्त करने के लिए पानी के साथ यहाँ आपका प्रतिक्रिया करती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो ये क्या क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में हाल ही के पेपर में, तो इसको याद रखिएगा। तो अपचयन, ऑक्सीकरण, संक्षारण या आपका अम्लवर्षा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संक्षारण। संक्षारण की परिभाषा देखो तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहा, तांबा, जो बहुत सारी जो धातुएं होती है, ये सतह को नमी या नम हवा एक एसिड के संपर्क में आने पर इसको इसको जो इसके उदाहरण हो जाएगा आपका संक्षारण कहलाता है, तो इसको याद रखिए। इसके संपर्क में कोई प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड द्वारा प्रभावित नहीं होता है, उसको संक्षारण कहलाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
निम्नलिखित कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है तो कौन सा है आपका? पारा, सीसा, टंगस्टन, ब्रोमीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पारा जो है एक भारी चमकीली धातु होता है और आपके कमरे के तापमान इसको तरल अवस्था में होता है। तीसरे को बोल रहा है एक धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है तो आपका पारा होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आर्कटेस का, ये आपका आर्कटेटस का जो न्यूलैंड का जो सिद्धांत केवल खाली स्थान तक लागू होता है तो कहाँ तक ये आपका नियम लागू होता है? कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम। तो आर्कटेस का जो नियम होता है आपके न्यूलैंड के सिद्धांत का केवल आपके कैल्शियम तक ही आपका लागू होता है। तो इसको याद रखिए न्यूलैंड्स के जो अष्टक का नियम जो केवल आपके कैल्शियम तक ही लागू होता है। और 1866 में जो न्यूलैंड्स द्वारा उनके अष्टक नियम के प्रतिपादन इन्होंने टेबल तैयार किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी? तो ये आपके वास्तविक और आपका सीधा होगी। तो इसको सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार अवतल लेंस से, अवतल दर्पण से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पे कार्य करने की दर होती है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा है, किस वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा होता है। तो इसका सही ऑप्शन देखें तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो हम इसको सी ऑप्शन, किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। कहने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का एक संयोजन है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन ने या डेमोक्रेटिस ने? तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो अणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो डेमोक्रेटिस एक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने इसको प्रतिपादन किया था अणु शब्द। कहने मतलब है आपका जो पदार्थ होता है, कोई भी जो पदार्थ है जो आपके छोटे छोटे और आपके यहाँ पे विभाजित नहीं होते हैं, जिसको कण कहा जाता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो इसका जो प्रतिपादन है डेमोक्रेटिस ने किया है। तो इसको याद रखिएगा। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए जो साइंस का क्वेश्चन है कैसे लगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।